इस वीडियो में आपको वायुमंडल और पवन के बारे में पढ़ेंगे। तो ये है दक्षिण अमेरिका, ये है ऑस्ट्रेलिया और बीच में है प्रशांत महासागर। तो व्यापारिक पवन के कारण, उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवन के कारण ये हवा सतही पवन जो है यहाँ से प्रशांत महासागर का जल आगे की ओर बढ़ता है, आगे की ओर चलती है और ऐसे फिर घूम करके वाकर चक्र जैसे घूम करके फिर यहाँ पे आ जाती है। तो ये चक्र चलता रहता है प्रशांत महासागर में। ये चक्र जो है सतही पवन के कारण वो जो जल चलती है प्रशांत महासागर का आगे की ओर, ये दक्षिण अमेरिका के साइड, ये फिर ऐसे घूम करके यहाँ फिर आ जाती है। ये व्यापारिक पवन के कारण होता है। तो ये है सूर्य, ये सूर्य है और ये है पृथ्वी और ये है सागर। तो ये सबको पता है कि जब सूर्य से किरण धूप निकलती है तो सागर और पृथ्वी दोनों पर समान धूप पड़ेगा, लेकिन ये सागर का स्वाभाविक गुण है कि पानी जो है जल्दी ठंडा या जल्दी गर्म नहीं होता है और पृथ्वी जो है जल्दी गर्म और जल्दी ठंडा होता है। तो इसीलिए जो है सूर्य से जब लंबवत किरण सागर और पृथ्वी दोनों पर एक साथ पड़ेगी तो सागर जो है ठंडा रहेगा और पृथ्वी गर्म होगा दिन में। तो जब पृथ्वी गर्म होगा तो यहाँ लो प्रेशर बनेगा और सागर में हाई प्रेशर, ये दिन के समय होगा। तो जब दिन में सागर में हाई प्रेशर और पृथ्वी पे लो प्रेशर, तो सागर से हवा पृथ्वी की ओर चलेगी, सागर से हवा पृथ्वी की ओर चलेगी। तो इसको हम कहते हैं समुद्री समीर या समुद्री पवन, जो सागर से पृथ्वी की ओर जा रही है। तो ये पवन जो है दिन में चलता है, लेकिन इसके विपरीत जब रात होगा तो रात में जो है सागर जो है यहाँ ये गर्म ही रहेगा, गर्म हो जाएगा धीरे धीरे। तो यहाँ बन जाएगा लो प्रेशर और पृथ्वी जो है ठंडा हो जाएगा, तो यहाँ बन जाएगा हाई प्रेशर। तो फिर रात में पृथ्वी से हवा समुद्र की ओर जाएगी रात के समय। तो पृथ्वी से समुद्र की ओर जब रात के समय हवा जाएगी तो यहाँ जो है बन जाएगा आपको स्थलीय समीर, स्थलीय समीर जो स्थल से समुद्र की ओर हवा जा रही है इसलिए। तो ये स्थलीय समीर रात के समय चलती है और दिन के समय जो है समुद्री समीर चलती है। तो ये आप देख सकते हैं कि पृथ्वी जो है कब लो प्रेशर और कब हाई प्रेशर बनाती है। ये है हमारा पृथ्वी, ये विषुवत रेखा विषुवतीय क्षेत्र है। तो यहाँ विषुवतीय क्षेत्र में 5 डिग्री उत्तर से 5 डिग्री दक्षिण डोलड्रम क्षेत्र है, यहाँ लो प्रेशर बनती है। उसके बाद 30 डिग्री से 35 डिग्री उत्तर हेडली चक्र है, जिसे अश्वक्षांश क्षेत्र भी कहते हैं, यहाँ हाई प्रेशर बनती है। और 60 डिग्री से 70 डिग्री उत्तर फेरल चक्र है, जिसे उप ध्रुवीय क्षेत्र कहते हैं, जहाँ लो प्रेशर बनती है। और 90 डिग्री उत्तर ध्रुवीय क्षेत्र है, जिसको ध्रुवीय चक्र कहते हैं। तो 90 डिग्री उत्तर में यहाँ भी हाई प्रेशर है। तो सबसे ज्यादा कोरियोलिस बल यहाँ ध्रुवीय क्षेत्र में काम करता है। इसी तरह फिर नीचे 5 डिग्री उत्तर से 5 डिग्री दक्षिण, तो ये डोलड्रम क्षेत्र लो प्रेशर यहाँ बनती है। और 30 से 35 डिग्री दक्षिण हेडली चक्र है, जिसे अश्वक्षांश क्षेत्र कहते हैं। और अश्वक्षांश क्षेत्र में हाई प्रेशर बनती है, यहाँ पे दबाव ज्यादा होता है। 60 से 70 डिग्री दक्षिण ध्रुवीय चक्र है, यहाँ भी लो प्रेशर बनती है, जिसे उप ध्रुवीय क्षेत्र कहते हैं। और दक्षिण में 90 डिग्री दक्षिण ध्रुवीय क्षेत्र है और यहाँ हाई प्रेशर बनती है।
तो आप इसमें देख चुके हैं कि कहाँ पे कौन सा क्षेत्र है। हेडली चक्र 30 से 35 डिग्री उत्तर से 30 से 35 डिग्री दक्षिण में बनती है। अब देखते हैं वायुमंडल किसे कहते हैं, क्या है वायुमंडल, कितने प्रकार का वायुमंडल है, इसके बारे में जानेंगे। तो वायु के मंडल को हम वायुमंडल कहते हैं। इनवॉल्यूम ऑफ एयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। वायुमंडल के 5 परत है। पहला है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ताप या आयन मंडल, बहिर्मंडल। यानी पहला क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन या ताप मंडल, बहिर्मंडल। तो यहां देखते हैं, पहला यह है पृथ्वी और पहला है क्षोभ मंडल। तो इसको देखते हैं। क्षोभ मंडल, इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर। क्षोभ मंडल में वायु का सर्वाधिक घनत्व होता है। क्षोभ मंडल विषुवत के पास इसकी ऊंचाई 18 किलोमीटर है और ध्रुवों पर लगभग 10 किलोमीटर है। सारे मौसमी कारक जैसे बादल लगना, चक्रवात, तूफान, ये सभी जो है सारे मौसमी कारक जो है क्षोभ मंडल में होती है। क्षोभ मंडल में जीव होने के कारण इसे जीव मंडल भी कहते हैं। उसके बाद है समताप मंडल। समताप मंडल को ही ओजोन परत, समताप मंडल में ही ओजोन परत पाई जाती है जो यूवी रेज से बचाती है। समताप मंडल में हवाई जहाज को उड़ाया जाता है। समताप मंडल का पृथ्वी से ऊंचाई 50 किलोमीटर है। समताप मंडल समताप मंडल में एक खास प्रकार का बादल है जिसे सीरस बादल कहते हैं। उसके बाद है मध्यमंडल। मध्यमंडल सबसे ठंडा मंडल है। मध्यमंडल पृथ्वी से 80 किलोमीटर ऊंचाई पे है। मध्यमंडल का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस है। उल्का पिंड में आग जो है मध्यमंडल में लगता है। उसके बाद है आयन मंडल या तापमंडल। तो आयन मंडल का ऊंचाई पृथ्वी से 400 किलोमीटर है। अरोरा का निर्माण तापमंडल या आयन मंडल में ही होता है। वायुमंडल का सबसे गर्म मंडल तापमान मंडल है। यहाँ पे 1000 डिग्री सेल्सियस तापमान होती है। यहाँ विद्युत तरंगे अस्थायी रूप से परिपूर्ण है। इलेक्ट्रॉन वेव्स, रेडियो वेव्स जो है तापमान या आयन मंडल में ही काम करता है। आयंस प्लस माइनस की उपस्थिति के कारण इसे आयन मंडल कहते हैं। उसके बाद है बहिर्मंडल जो 1000 यानी 10,000 किलोमीटर तक है। बहिर्मंडल का ऊंचाई जो है 10,000 किलोमीटर तक है। सर्वाधिक हाइड्रोजन और हीलियम गैस इसी मंडल में होती है, बहिर्मंडल में। क्योंकि सब हाइड्रोजन और हीलियम गैस हल्का होती है तो ये ऊपर उठ करके बहिर्मंडल में सारा जमा हो जाता है। इसके बाद फिर देखते हैं एक बार। तो यह है पृथ्वी। उसके बाद है क्षोभ मंडल। तो औसत ऊंचाई जो है 13 किलोमीटर क्षोभ मंडल का। सबसे पतला मंडल क्षोभ मंडल का है। उसके बाद है समताप मंडल। समताप मंडल का ऊंचाई है 50 किलोमीटर। इस रेखा को हम सीमा रेखा कहते हैं। ये जो रेखा है इसको हम सीमा रेखा कहते हैं। दो मंडलों के बीच की रेखा को सीमा रेखा कहते हैं। यहाँ तापमान समान होता है, ना बढ़ता है और ना घटता है। उसके बाद है मध्यमंडल। मध्यमंडल का ऊंचाई जो है 80 किलोमीटर तक है। सबसे ठंडा मंडल है। तापमान लगभग 100 डिग्री सेल्सियस होता है। इसी मंडल में उल्का पिंड में आग लगती है। उसके बाद है तापमान या आयन मंडल। रेडियो वेव यानी रेडियो तरंग आयन मंडल में ही काम करता है। आयन मंडल में अरोरा का निर्माण होता है। आयन मंडल सबसे गर्म मंडल है, इसलिए इसे तापमंडल भी कहते हैं। 1000 डिग्री सेल्सियस तक इसका तापमान होता है।
यहाँ आयंस चार्ज प्लस माइनस होता है, इसलिए इसको आयन मंडल कहते हैं। आयन मंडल का ऊंचाई जो है 400 किलोमीटर तक है। उसके बाद है बहिर्मंडल। बहिर्मंडल में हाइड्रोजन और हीलियम गैस अत्यधिक मात्रा में है। बहिर्मंडल का ऊंचाई 10,000 किलोमीटर तक है। यहाँ से अंतरिक्ष शुरू हो जाता है, उसके बाद जो है अंतरिक्ष शुरू हो जाता है। ये वायुमंडल का सबसे लास्ट वायुमंडल है। अब अरोरा क्या है? तो ये है सूरज। यहाँ से जो है सूरज से जो किरण निकलती है, धूप निकलती है, ये है पृथ्वी। पृथ्वी के दोनों साइड यहाँ मैग्नेटिक क्षेत्र है। पृथ्वी की चुंबकीय रेखा है। यहाँ का आसमान रंगीन होगा। जो वायुमंडल से जो सूरज की किरण यहाँ पड़ती है, तो ये इसको मैग्नेटिक क्षेत्र यानी चुंबकीय क्षेत्र को पार न करके ऐसे यहाँ पहुंच जाती है ध्रुवीय क्षेत्र पर, और यहाँ का किरण जो है यहाँ ध्रुवीय क्षेत्र पर पहुंच जाता है। इसलिए यहाँ जो है आसमान रंगीन होता है ध्रुवीय क्षेत्र पर, यानी उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र का आसमान जो है रंगीन हो जाएगा। और उत्तर में जो यहाँ किरण पड़ता है, जो बनता है आसमान में, जो चित्र बनता है, जो रंगीन आसमान होता है, उसको उत्तर में अरोरा बोरियोलिस बनता है और दक्षिण में अरोरा एस्ट्रालिस बनता है। तो अरोरा में आसमान रंगीन हो जाता है। तो अरोरा देखे हैं आपकी उत्तर और दक्षिण दोनों क्षेत्र में बनता है। उत्तर में अरोरा बोरियोलिस और दक्षिण में अरोरा ऑस्ट्रेलिस। और ये ध्रुवीय चक्र, फेरल चक्र, हेडली चक्र और डोल्ड्रम ये ऊपर में आपको बता चुके हैं। उसके बाद ये हाई प्रेशर, लो प्रेशर, फिर हाई प्रेशर, फिर लो प्रेशर, फिर हाई प्रेशर, ये भी ऊपर बता चुके हैं। अब देखते हैं मरुस्थल के बारे में। विश्व के अधिकांश मरुस्थल महाद्वीप के पश्चिम दिशा में है। इसका कारण है व्यापारिक पवनों के विपरीत होना। मध्य दूसरा कारण है मध्य अक्षांश में उच्च दबाव होना, यानी अश्व अक्षांश के पास हाई प्रेशर बनता है, और हाई प्रेशर बनेगा तो बादल रहित होगा, साफ आसमान होगा, वहां वर्षा नहीं होगा, और वर्षा नहीं होगा तो मरुस्थल बन जाएगा। फिर तीसरा है महादेश के पश्चिमी तट पर चलने वाली ठंडी धारा। व्यापारिक पवन ये कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच मरुभूमि बनाते हैं। बनने के कारण जो है व्यापारिक पवन चलती है, और कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच मरुभूमि बनती है। यहाँ देख सकते हैं आप कि ये इसमें पश्चिम साइड जैसे जैसे पूरब से पश्चिम की ओर बढ़ेंगे, नमी समाप्त होते जाएगा और मरुस्थलीय भाग जो है चालू हो जाएगा। तो विश्व का सबसे बड़ा सहारा मरुस्थल बड़ा है, जो अश्व अक्षांश के पास है। यहाँ भी देख सकते हैं जितना भी ये सहारा मरुस्थल, जो भी मरुस्थल है ये पश्चिम साइड में है। ये ठंडी धारा चलती है इसके कारण, और व्यापारिक पवन के कारण। और चक्रवात, तो पहले भी चक्रवात पढ़ चुके हैं, एक बार देख लेते हैं। निम्न दाब केंद्र का स्थल जिसके चारों ओर उच्च दाब से पवन भरने आता है, पर केंद्र तक नहीं पहुंच पाते हैं और गोल गोल चक्र बनाने लगते हैं, इसी चक्र को चक्रवात कहते हैं। यह है लो प्रेशर, चारों तरफ है हाई प्रेशर। तो यहाँ से हवा आती है और यहाँ पे जो है हवा नहीं पहुंच पाती है और गोल गोल घूमने लगती है, इसको चक्रवात कहते हैं। चक्रवात के दो प्रकार है, एक है उष्ण कटिबंध चक्रवात, एक शीतोष्ण चक्रवात। तो ये कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच आता है उष्ण कटिबंध चक्रवात, और कर्क से रेखा से आर्कटिक के बीच शीतोष्ण चक्रवात, और मकर रेखा से आर्कटिक के बीच जो है शीतोष्ण चक्रवात आता है। चक्रवात आने का जो मुख्य कारण है, वहां पे 26 से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान होती है। कोरियोलिस बल के कारण चक्रवात आता है। और ऊपरी पवन जैसे
वहाँ का वायु जो है गर्म होकर के ऊपर उठ जाती है, इस कारण से तापमान आता है, चक्रवात आता है। चक्रवात का जो दिशा है, उत्तर में चक्रवातों की दिशा एंटी क्लॉकवाइज है और दक्षिण में चक्रवात की दिशा क्लॉकवाइज है। तो ये है उत्तर, तो ये ऐसे जो है चक्रवात का दिशा है उत्तर में एंटी क्लॉकवाइज, और ये है दक्षिण, तो इसका जो है क्लॉकवाइज है, ऐसे घूमेगी चक्रवात। चक्रवातों के को हम अलग अलग जगह भिन्न भिन्न नाम से पुकारते हैं, जैसे पश्चिम प्रशांत महासागर में और जापान और कोरिया में चक्रवात को टाइफून के नाम से पुकारते हैं, कहते हैं। पूर्वी प्रशांत महासागर और पश्चिम अटलांटिक महासागर, यूएसए, मैक्सिको, कनाडा में चक्रवात को हरिकेन कहते हैं। भारत उपमहाद्वीप में चक्रवात को चक्रवात के ही नाम से जानते हैं। ऑस्ट्रेलिया में चक्रवात को विली कहते हैं। तो ये है प्यारा भारत, ये है अरब सागर। तो भारत में जो है ज्यादातर चक्रवात अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में आता है। तो ये जो लो प्रेशर है और बीच का जो भाग है, इसको चक्रवात का केंद्र यानी चक्रवात का आई कहते हैं, चक्रवात का आंख कहते हैं। तो ये उष्ण कटिबंध चक्रवात है। तो केंद्र को आई यानी आंख कहते हैं। सबसे शांत हिस्सा चक्रवात का उसका केंद्र होता है, यानी यहाँ हवा नहीं पहुंच पाता है और ऐसे जो है पानी घूमने लगती है, इसको चक्रवात कहते हैं। हवा ऐसे घूमने लगती है। जैसे जैसे सागर से चक्रवात दूर होते जाएगा और भूमि की ओर जाएगा, उसका ताकत और तीव्रता कम होते जाएगा। तो ये है जब बंगाल और अरब सागर में चक्रवात आती है, तो जैसे जैसे ऐसे पृथ्वी की ओर चक्रवात का जो है वेग बढ़ेगा, तो इसका जो है ताकत घटते जाएगा दूरी बढ़ने पे। और अरब सागर में चक्रवात का जो वेग होगा बहुत तीव्र होगा,